हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवरी स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिनको यूपीएचजीएससी एंड यूपीजीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में पूछा गया था। सो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे आपके आने वाले एग्जाम की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो पाए। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट पीवाईक्यूज। अब स्टडी क्लासेस के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर यूजी नेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एब स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन दी ऐप। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग इस। तो सबसे पहले हमें बताना है कि मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो है वो क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। सेलिंग सेम प्रोडक्ट एट टू डिफरेंट प्राइसेस, सेकंड इज इनिशियल फेयर प्राइस, थर्ड इज इनिशियल हाई प्राइस एंड डी इज इनिशियल लो प्राइस। सो पेनिट्रेशन प्राइसिंग हमारी क्या होती है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने प्राइस को जो है वो इनिशियली लो चार्ज करते हैं। हमारा पर्पस क्या होता है कि जिस भी पर्टिकुलर मार्केट में हम एंटर होना चाह रहे हैं, जहां पर भी हम कंज्यूमर्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, वहां पर हम जो है वो पेनिट्रेट करें, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स हमारे पास आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इनिशियली जो है वो लो प्राइस चार्ज करते हैं, और इसी को बोला जाता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, राइट। इसके बाद इंफॉर्मेशन सर्च, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेज एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में दिया हुआ है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, सोशल फैक्टर्स, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड परचेज डिसीजन। तो अगर हम कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें ये तीनों तो हमारे जो हैं वो स्टेप्स आते हैं, लेकिन सोशल फैक्टर उसमें नहीं आता है। सोशल फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस को, बट social factors are not a part of consumer buying decision process. Hence, our right answer here would be option number B. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन IDIC CRM मॉडल D स्टैंड्स फॉर। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है IDIC मॉडल ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से। ये हमारा एक फाउंडेशनल फ्रेमवर्क है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, जिसमें हमारे पास I का मतलब होता है आइडेंटिफाई, D का मतलब होता है डिफरेंशिएट, अगेन नेक्स्ट I जो है उसका मतलब है इंटरैक्ट, एंड C का मतलब है कस्टमाइज, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर मॉडल है। तो हमें पूछा गया बट D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग, डाइवर्टिंग, डिफरेंशिएटिंग, डिफाइनिंग। ये हमारे पास ऑप्शन है। डिफरेंशिएटिंग इसमें जो है वो नहीं होता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं यहाँ पर IDIC की बात करूं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, IDIC की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा स्टेप आएगा यहाँ पर आइडेंटिफाई। तो हम कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कस्टमर डेटाबेस, राइट। उसके बाद हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे बेस्ड ऑन द वैल्यूज दे आर प्रोवाइडिंग टू द कंपनी। हमारे कुछ लीड कस्टमर्स होंगे, कुछ को हम गोल्ड प्लेटिनम, इस तरह से हम इसमें डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द वैल्यू दे आर प्रोवाइडिंग टू द कंपनी, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स। हम इंटरेक्ट कैसे करेंगे? हम मल्टीपल चैनल्स के थ्रू इंटरेक्ट करेंगे, लाइक सोशल मीडिया, वी विल यूज कॉल्स, चैट बॉट्स एक्सेट्रा, राइट। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा सी, यानी कि कस्टमाइज, जिसमें हम पर्सनलाइजेशन के ऊपर फोकस करेंगे, यानी कि जो हमारा कंज्यूमर है उसकी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मॉडिफाई करेंगे, एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस कंज्यूमर को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। IDIC में D stands for differentiating. Next question is the first component of the tri component of attitude is। तो attitude के हमारे जो हैं वो तीन कंपोनेंट बेसिकली होते हैं। ये हमारा एक मॉडल है एटीट्यूड का, जिसमें हमारे पास थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो कौन सा होता है। ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, कोनेटिव, इफेक्टिव, क्रिएटिव या फिर कोग्निटिव। तो हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है ट्राई कंपोनेंट मॉडल ऑफ एटीट्यूड का, वो होता है कोग्निटिव। तो तीन कंपोनेंट्स इसमें हमारे होते हैं। सबसे पहला होता है कोग्निटिव कंपोनेंट। कोग्निटिव कंपोनेंट होता है ये हमारी थिंकिंग पे बेस्ड है, यानी कि जो हमारे कुछ बिलीव्स हैं, जो हमारा नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में फीडेड है, उसके हिसाब से जो है वो हम किसी चीज को ट्रू या फॉल्स समझते हैं। दैट इज नोन एज कोग्निटिव कंपोनेंट ऑफ द एटीट्यूड, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आई बिलीव दिस ब्रांड इज ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, तो मैं क्यों बिलीव कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज होगा ब्रांड के बारे में, तो मैं कह रहा हूँ कि ब्रांड जो है वो हाई क्वालिटी की है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है। कॉग्निटिव कंपोनेंट के बाद हमारे पास आता है अफेक्टिव कंपोनेंट, विच इज अ पार्ट ऑफ फीलिंग, राइट।
जो हमारा इमोशनल रिएक्शन होता है, जिसकी ब्रांड के बारे में अगर हम बात करें तो अगर मैं कह रहा हूँ कि आई फील गुड यूजिंग दिस पर्टिकुलर ब्रांड, तो यहाँ पर मैं फीलिंग की बात कर रहा हूँ। और नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आता है वो आता है बिहेवियरल कंपोनेंट, यानी कि विच इज रिलेटेड टू द एक्शन पार्ट, राइट, जहाँ पर एक्चुअल में अगर आप परचेज कर रहे हो या आपका परचेजिंग इंटेंशन आ रहा है प्रोडक्ट को लेकर के, इफ आई एम रिकमेंडिंग ए ब्रांड टू समबडी दैट इज माई बिहेवियरल इंटेंशन। तो ये हमारा ट्राई कंपोनेंट मॉडल होता है एटीट्यूड का, जिसमें सी जो है हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है कॉग्निटिव। सो राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीकल्चरल इनपुट। तो हमें यहाँ पर बताना है कि एग्रीकल्चर जो इनपुट है वो कौन सा नहीं है। एग्रीकल्चरल इनपुट कौन से होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने प्रोडक्शन को कर रहे हैं, जो भी हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सो ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं ट्रैक्टर, सीड, पेस्टिसाइड या फिर नन ऑफ द अबव। सो एग्रीकल्चरल इनपुट कौन सा नहीं है, तो देखिए ट्रैक्टर है, सीड है, पेस्टिसाइड है, इन तीनों की हेल्प से ही हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज नन ऑफ दी एबव। तीनों ही हमारे ये एग्रीकल्चरल इनपुट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द सर्विस क्वालिटी मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिटर्मिनेंट ऑफ सर्विस क्वालिटी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो हमारा सर्विस क्वालिटी का मॉडल है उसके अकॉर्डिंग कौन सा डिटर्मिनेंट सर्विस क्वालिटी का नहीं है, जिसको हम सर्विकल मॉडल भी बोलते हैं, वहां से ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शंस में दिया हुआ है टेंजिबल्स, एम्पैथी, कन्फर्मेंस, क्वालिटी एंड देन वी हैव रिस्पॉन्सिवनेस। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि डिटर्मिनेंट कौन सा नहीं है तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। टेंजिबिलिटी, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिवनेस, ये तीनों ही हमारे सर्विस क्वालिटी का पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला हमारा इसमें कंपोनेंट आता है, 5 डायमेंशन है बेसिकली जो हमारा सर्विस क्वालिटी मॉडल है। वी हैव 5 डायमेंशन है, राइट। सो फर्स्ट इज अ टेंजिबल्स, जहां पर जो फिजिकल एस्पेक्ट होता है सर्विस डिलीवरी का, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट्स है, अपीयरेंस ऑफ स्टाफ है, राइट। इसके अलावा सेकंड हमारे पास आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में हमारा फोकस होता है एबिलिटी टू परफॉर्म द सर्विस एक्यूरेटली, हम कितना एक्यूरेटली जो हमारी सर्विस है उसको प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस में हम फोकस करते हैं कि कितने अच्छे से हम कंज्यूमर्स की जो कंप्लेंट्स हैं उनको हैंडल कर रहे हैं, हाउ वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विस। उसके बाद आता है एश्योरेंस, जिसमें हम फोकस करते हैं बिल्डिंग ट्रस्ट विद द कस्टमर, यहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लास्ट आता है हमारा एम्पैथी, कि क्या हम इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं टू अवर कंज्यूमर्स, क्या हम उनकी नीड्स को प्रोवाइड समझ पा रहे हैं, क्या हम पर्सनलाइज सर्विस उनको दे रहे हैं। सो दिस इज रिलेटेड टू द डायमेंशंस ऑफ द सर्विस क्वालिटी, यानी कि सर्विस सर्विक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैक्टर नॉट अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स आर। तो देखिए जो हमारा प्रोडक्ट मिक्स होता है विच इन्वॉल्व्स डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट लाइंस, तो यहाँ पर पूल बोला जा रहा है कि अगर एक कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स है तो कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। ऑप्शंस में हमारे पास है मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंशियल या फिर शेयर होल्डर। तो देखिए अगर हमारा प्रोडक्ट मिक्स होगा, जो भी हम मार्केटिंग रिलेटेड एफर्ट्स वहां पर करेंगे, जो भी हमारा मार्केटिंग मिक्स होगा, हमारा प्रमोशन मिक्स होगा, ऑब्वियसली वो हमारे ओवरऑल जो प्रोडक्ट मिक्स है उसको इम्पैक्ट करने वाला है, राइट। मार्केटिंग होगा। इसके अलावा जो हमारा प्रोडक्शन है, हम कितने अच्छे से प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, वो हमारे प्रोडक्ट मिक्स को इफेक्ट करेगा। हमारी जो प्रोडक्ट लाइन होगी उसमें कितने टाइप्स के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। हमारे फाइनेंशियल फैक्टर भी प्रोडक्ट मिक्स को इफेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप चाहते हैं कि हमें 5 प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेकर के चलने हैं हमारे प्रोडक्ट मिक्स में, लेकिन आपके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो नहीं है, तो वो प्रोडक्ट मिक्स को इफेक्ट करेंगे। शेयर होल्डर्स एक ऐसे यहाँ पर स्टेक होल्डर है जो आपके प्रोडक्ट मिक्स को इफेक्ट नहीं करेगा डायरेक्टली। सो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स डज नॉट इंक्लूड। सो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या नहीं आता है ये हमें यहाँ पर बेसिकली बताना है। सो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बोला जा रहा है इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर्स, चेंजिंग एटीट्यूड्स, डेवलपिंग अवेयरनेस या फिर मेकिंग एंटरटेनमेंट। सो जब भी कोई कंपनी एडवर्टाइजिंग करती है तो वो अपने कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करना चाहती है, राइट। इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसके अलावा जो एटीट्यूड है वो चेंज करना कंज्यूमर का, ऑब्वियसली हर ब्रांड ये चाहती है, हर कंपनी ये चाहती है कि जब हम एडवर्टाइजिंग करें तो जो कंज्यूमर है उनका एक फेवरेबल एटीट्यूड बने हमारे प्रोडक्ट के टुवर्ड्स। इसके अलावा प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस डेवलप करना इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एडवर्टाइजिंग, राइट। एंटरटेन कंज्यूमर्स को करना इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडवर्टाइजिंग। यस इट इज पॉसिबल कि जो हम ऐड बना रहे हैं वो एंटरटेनमेंट वे में बना रहे हैं ताकि कंज्यूमर्स एंगेज हों, बट हमारा पर्पस कंज्यूमर्स को एंटरटेन करना नहीं है। हमारा पर्पस क्या है कि हम उनको इन्फॉर्म करें, अवेयरनेस डेवलप करें, या जो
कंज्यूमर्स हैं उनका एटीट्यूड है वो एक फेवरेबल एटीट्यूड हमारी तरफ बने. सो दिस इज द बेसिकली कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडवर्टाइजिंग. सो राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर डी. मेकिंग एंटरटेनमेंट इज नॉट अ कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो जो हमारे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं विच हेल्प्स द कंपनीज टू मूव द प्रोडक्ट, राइट, उनके जो फंक्शंस है वो कौन से नहीं है, ये हमें यहाँ पर बताना है. वी हैव ऑप्शंस हियर: मैनेजिंग प्रोडक्शन, मैनेजिंग फाइनेंसेस, प्रमोशनल एक्टिविटीज एंड प्राइसिंग. राइट, तो हमें बताना है कि कौन सा फंक्शन नहीं है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का. तो देखिए प्रोडक्शन को क्या मैनेज करते हैं चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो प्रोडक्शन को मैनेज जनरली नहीं करते हैं. सो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. बाकी ऑप्शंस को देखते हैं. फाइनेंसिस को मैनेज करना, जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फाइनेंसिस को मैनेज कर लेते हैं. हमारे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेंबर्स होते हैं जो फाइनेंसिस को देखते हैं. प्रमोशनल एक्टिविटी भी करते हैं और प्राइसिंग, अच्छी प्राइसिंग तक पहुंचने में भी हमारी हेल्प करते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बट दे डू नॉट मैनेज द प्रोडक्शन. सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. Next question is CRM is a combination of business strategies that help to build a long lasting relationship. तो देखिए CRM की बात करी जा रही है यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. बोला जा रहा है कि बहुत सारी बिजनेस स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन होता है CRM जो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है. किन के बीच में? बिटवीन कंपनीज एंड डायरेक्टर्स, बिटवीन मैनेजर्स एंड कस्टमर्स, बिटवीन एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स, या फिर बिटवीन कंपनीज एंड कस्टमर्स. तो देखिए CRM में कंपनीज का जो फोकस है वो क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स से रिलेटेड डेटा है, जो कस्टमर से रिलेटेड डेटा है उसको कलेक्ट करें, वो उसको एनालाइज करें और जिसकी हेल्प से वो एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप जो है वो अपने कस्टमर्स के साथ बना सकें. सो CRM असिस्ट करता है बिल्डिंग लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज एंड कस्टमर्स. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट पोजिशनिंग. तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मार्केट पोजिशनिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है. तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं. वी हैव फोर ऑप्शंस. फर्स्ट इज टू एस्टैब्लिश इमेज ऑफ ब्रांड, second is to establish identity of brand, third is to establish the image of product, and D is to establish the image or identity of brand and product. राइट, सो मार्केट पोजिशनिंग में हमारा फोकस क्या होता है कि हम एक पॉजिटिव इमेज जो है वो क्रिएट करेंगे अपने ब्रांड की या प्रोडक्ट की इन द कंज्यूमर्स माइंड. राइट, we can create either image, we can create identity of our brand or product also. सो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज टू एस्टेब्लिश द इमेज और आइडेंटिटी ऑफ द ब्रांड एंड प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग. तो हमें यहाँ पर बताना है कि डायरेक्ट मार्केटिंग का एग्जांपल कौन सा नहीं है. सो चार ऑप्शन है हमारे पास. द फर्स्ट ऑप्शन इज कियोस्क मार्केटिंग, सेकंड इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, थर्ड इज कैटलॉग्स एंड डी इज टेली मार्केटिंग. राइट, तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी सोशल मीडिया मार्केटिंग. इसके अलावा अगर हम ऑप्शंस को देखें तो जैसे कि कियोस्क मार्केटिंग है या कैटलॉग्स है या टेली मार्केटिंग है, तो ये सारे हैं ही हमारे डायरेक्ट मार्केटिंग का एग्जाम्पल है. सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारी डायरेक्ट मार्केटिंग का एग्जाम्पल नहीं है. राइट, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों नहीं? क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम जर्नलाइज्ड वे में मार्केटिंग करते हैं, एक तरह से मास कम्युनिकेशन हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है. राइट, ऑल्दो हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो डायरेक्ट मार्केटिंग है उसमें असिस्ट कर सकती है कंपनीज को. राइट, आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो कंज्यूमर्स को एक्सेट्रा. लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें कंज्यूमर मीडिया सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो ये हमारी डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट नहीं होगी क्योंकि एक तरह से मास कम्युनिकेशन सोशल मीडिया के ऊपर होती है. रेस्ट जो हमारे ऑप्शन हैं वो डायरेक्ट मार्केटिंग का ही पार्ट है. सो राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ प्रमोशन. तो हमें यहाँ पर बताना है कि प्रमोशन का पार्ट क्या नहीं है. तो एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए दिए गए हैं: पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल या फिर डोनेशन. तो देखिए हम प्रमोशन किन किन तरीकों से कर सकते हैं. हम पब्लिसिटी कर सकते हैं, हम एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं, हम सेल्स प्रमोशन भी कर सकते हैं यानी कि फ्री सैंपल्स भी कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं. बट जो डोनेशन है, डोनेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर प्रमोशन. राइट, तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सोशल मार्केटिंग मिक्स. तो हमें यहाँ पर बताना है कि सोशल मार्केटिंग मिक्स का जो पार्ट है वो कौन सा नहीं है. ऑप्शन है हमारे पास: प्रोडक्ट,
प्राइस, पीपल एंड प्लेस। तो देखिए अगर सोशल मार्केटिंग मिक्स की अगर हम बात करें तो सोशल मार्केटिंग मिक्स में भी हमारे वही पीस आते हैं नॉर्मली जो हमारे ट्रेडिशनल पीस होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। और हमें सोशल जो हमारे आइडियाज होते हैं, सोशल जो कैंपेन्स होते हैं उनके हिसाब से इन्हें मॉडिफाई करना होता है। तो जो पीपल है ये हमारे यहाँ पर सोशल मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं होगा, एक्सटेंडेड मिक्स का पार्ट जरूर होगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल सोशल मार्केटिंग मिक्स का बात करें तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस ही यहाँ पर आएगा, पीपल नहीं आएगा। ऑल्दो जो एडिशनल हमारे पीस होते हैं उसमें आ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें सो प्रोडक्ट आएगा, प्राइस आएगा, प्लेस आएगा, पीपल यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंज्यूमर कंटेस्ट इज अ पार्ट ऑफ। सो कंज्यूमर कंटेस्ट किस चीज का पार्ट है ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास एडवर्टाइजिंग, इनडायरेक्ट सेल्स, पर्सनल सेलिंग या फिर सेल्स प्रमोशन। तो देखिए जो कंज्यूमर कंटेस्ट है, जो भी कंटेस्ट कंपनीज ऑर्गेनाइज करती हैं, ये क्यों करे जाते हैं, ताकि शॉर्ट टर्म में हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकें। तो शॉर्ट टर्म में सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हम कंटेस्ट का यूज करते हैं। और शॉर्ट टर्म में जब हम सेल्स को इंक्रीज करते हैं तो इस स्ट्रेटेजी को बोला जाता है सेल्स प्रमोशन। Right answer will be option number D. Next question is the price of the product is kept low and the price of another product kept high. Such a strategy is known as। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को हमने लो सेट कर दिया और दूसरे को हाई, तो इसको हम कौन सी स्ट्रेटेजी बोलते हैं। और यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजीज मेंशन है, कस्टमरी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, ऑड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, बेट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एंड लीडर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा बेक है, यहाँ पर क्लियर हमें कुछ नहीं मेंशन है। ऐसी कोई जनरली स्ट्रेटेजी होती नहीं जिसमें एक प्रोडक्ट का प्राइस हम लो सेट कर दें, दूसरे का हाई सेट कर दें, राइट। एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जनरली हमारी होती है जिसको हम कैप्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं, जिसमें जो हमारा कोर प्रोडक्ट होता है उसको जनरली हम लो चार्ज करते हैं और जो एंसिलरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हाई चार्ज करते हैं, उसको हम कैप्टिव प्राइसिंग बोलते हैं। लेकिन कैप्टिव प्राइसिंग भी यहाँ पर जो है वो ऑप्शंस में मेंशन नहीं है, तो थोड़ा वेग है ये क्वेश्चन, तो इसलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर इवन ऑफिशियल आंसर की में नहीं दिया हुआ है। Next question is which of the following is not a major theme in strategy implementation। तो strategy implementation की major theme कौन सी नहीं है ये हमें बताना है। ऑप्शंस में देखिए हमें दिया हुआ है achieving effectiveness, second is achieving objectives, third is managing change एंड डी इज एक्टिवेटिंग स्ट्रेटजीज। तो देखिए अगर आप इन ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में लगेगा कि दे ऑल कैन बी पार्ट ऑफ द मेजर थीम इन द स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। तो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन मॉडल की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास जो कोर थीम्स हैं वो है कि हमें क्या करना है, हमें जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं उन्हें एक्टिवेट करना है, राइट। हमने स्ट्रेटजीज को एक्टिवेट किया, उसके बेस के ऊपर हमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें चेंज को मैनेज करना है और जो इफेक्टिवनेस है उसको अचीव करना है। तो जो अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स है ये कोर पार्ट नहीं है हमारी स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन मॉडल का। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हम इफेक्टिवनेस अटेन कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसी में हमारे ऑब्जेक्टिव्स अटेन हो जाते हैं। सो कोर पार्ट नहीं है अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन, हेंस आवर राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डज नॉट इन्वॉल्व। तो हमें यहाँ पर बताना है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या इन्वॉल्व नहीं होता है। ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, देखिए सबसे पहले दिए हुए सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, देन वी हैव एनालाइजिंग द कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, देन वी हैव एनालाइजिंग द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देन वी हैव एनालाइजिंग द एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या करते हैं, जो ओवरऑल हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमारे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम सेट करने का काम करते हैं, तो वी सेट द ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा जो हमारा कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसको भी हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं, राइट। जो हमारी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है हम उसको भी एनालाइज करेंगे, जैसे कि अगर हम स्वॉट कर रहे हैं बेसिकली, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, SNW में वी आर एनालाइजिंग अवर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन नाम का कोई कंसेप्ट जो है वो हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में नहीं होता है। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम एनालाइज करते हैं लेकिन हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करता है, कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को हम यहाँ पर एनालाइज नहीं करते। एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन तो कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होगी। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Next question is following are the steps of strategy management, arrange them in proper order and choose the correct order from the code given। तो हमें यहाँ पर strategy management के जो steps हैं उनको sequence में लगाना है। ऑप्शंस देखिए दिए हुए हैं, strategy formulation, environmental scanning, strategic evaluation and strategic implementation। तो अगर हम strategy management के steps की बात करें तो सबसे पहला हमारा step क्या आता है इसमें, सबसे पहला step आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज द एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो सबसे पहले हम एनवायरमेंटल
एनवायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे, हम अपने इंटरनल एनवायरमेंट को भी स्कैन करेंगे, हम एक्सटर्नल एनवायरमेंट को भी स्कैन करेंगे। जब हमारा एनवायरमेंट स्कैन हो जाएगा उसके बेस पे हम अपनी स्ट्रेटजी जो है वो उसको फॉर्मुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल स्कैनिंग वी विल फॉर्मुलेट द स्ट्रेटजी। थर्ड हमारा स्टेप यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 4, विच इज स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। तो स्ट्रेटेजी को हम इंप्लीमेंट करेंगे जब हमारी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट हो जाएगी, बेस्ड ऑन दैट वी विल इंप्लीमेंट अवर स्ट्रेटेजी, राइट। एंड द लास्ट स्टेप हेयर वुड बी स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन। जब हमने स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर दिया है, अब हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हमें जो अचीव करना था वो हमने अचीव किया या नहीं किया, इस चीज को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे इन द स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन पार्ट। सो हमारी राइट सीक्वेंस हो जाएगी 2, 1, 4 एंड 3, जो हमारी यहाँ पर दी हुई है ऑप्शन नंबर ए में। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द हायरार्की ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान्स इन प्रॉपर ऑर्डर। तो हमें यहाँ पर जो हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं उनकी हायरार्की को प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं, देखिए, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, ऑपरेशनल प्लान्स एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पर हम हमारी जो राइट सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, सबसे टॉप पे क्या होता है, सबसे टॉप पे हमारे पास आती है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, जो कि हमारी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को और जितने भी हमारे बाकी फंक्शंस हैं, हमारी यूनिट है, हमारी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं, उनको गाइड करती है। तो सबसे पहला स्टेप आएगा कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। सेकंड स्टेप हमारा यहाँ पर आएगा बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजी, जो है ऑप्शन नंबर 4, राइट। बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे, राइट, जो हमारी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं उसके हिसाब से। देन हमारी बनेगी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी, यानी कि हर फंक्शन के अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर एक्सेट्रा। और फिर हमें उनको अचीव कैसे करना है, ऑपरेशनलाइज कैसे करना है, उसके लिए हम बनाएंगे ऑपरेशनल प्लान्स। तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा ऑपरेशनल प्लान। तो हमारे यहाँ पर राइट सीक्वेंस हो जाएगी 2, 4, 1 एंड 3, जो दी है हमारे ऑप्शन नंबर बी में। Next question is, in which school of thought the lead role of strategy formulation is played by thinkers and philosophers? तो यहाँ पर बोला जा रहा है हमारे पास कुछ schools of thought हैं, कुछ schools हैं, राइट, जिनमें बताया गया कि किस तरह से हमें स्ट्रेटजी को जो है वो फॉर्मुलेट करना चाहिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा हमारा स्कूल है जिसमें जो हमारी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है वो थिंकर्स और फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि थिंकर्स एंड फिलोसफर्स जिस तरह से सोचते हैं, जो भी उनका स्टाइल ऑफ थिंकिंग होता है, उसके बेस पे हम बिजनेस स्ट्रेटजी को क्रिएट करेंगे। सो ऑप्शंस है हमारे पास यहाँ पर प्लानिंग स्कूल, कॉग्निटिव स्कूल, एंटरप्रेन्योरियल स्कूल एंड कल्चरल स्कूल। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज कॉग्निटिव स्कूल। तो कॉग्निटिव स्कूल के अकॉर्डिंग जो भी हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं वो करते हैं बेस्ड ऑन हाउ वी परसीव, इंटरप्रेट एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। किस तरह से हम सोच पाते हैं, तो बेस्ड ऑन थिंकर्स एंड फिलोसफर्स के स्टाइल के हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन यहाँ पर होगी। इसके अलावा अगर हम प्लानिंग स्कूल की बात करें, तो प्लानिंग स्कूल में हमारा जो कोर आइडिया है वो है स्टेप बाय स्टेप हम प्लानिंग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रोसीजर चलेगा। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरियल स्कूल ऑफ स्ट्रेटजी में हमारी जो थिंकिंग होगी वो विजन ड्रिवन होगी, हम अपने विजन के अकॉर्डिंग जो है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करेंगे बेस्ड ऑन आवर लीडर इंट्यूशन, और लीडर का जो हमारा विजन होगा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। और कल्चरल स्कूल में हम फोकस करते हैं कलेक्टिव प्रोसेस विच इज शेप्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो सबसे पहले देखिए बोला जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इज मेनली फोकस्ड ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड सेकंड बोला जा रहा है कि ऑपरेशनल कंट्रोल इज मेनली फोकस्ड ऑन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। सो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो देखिए जो हमारा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है उसमें क्या हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे फोकस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, उसके हिसाब से ही हमारी जो स्ट्रेटजी है वो बिल्ड होती है। और ऑपरेशनल कंट्रोल में जो हमारी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, हम अपने इंटरनल सिस्टम्स को मैनेज करने पर फोकस करेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पर करेक्ट है। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगी। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया रिलेटेड टू मार्केटिंग। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस इस पर्टिकुलर लेक्चर से हुई होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।